अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमारा मिड टर्म ओवर हो गया है और मिड टर्म का सिलेबस हमने कवर कर लिया था। अब उसी टर्म में से हम उन्हीं चीज़ों को ना अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 23 है, इसके बैकग्राउंड में आपको एटलीस्ट लेक्चर नंबर 4 से लेकर 10 तक का ना सारा पोर्शन पता होना चाहिए, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आए कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सुन लेगा लेक्चर, नहीं तो मैंने एक लेक्चर नंबर 22 एज अ होल लेक्चर के तौर पर दिया था, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी तकरीबन। पहले 20-25 मिनट का जो लेक्चर था ना, वो पहले 10 लेक्चर के बारे में ही था। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 23 है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर की। प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसिंग। अब आप जो लिखते हो वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपने प्रोग्राम लिख दिया, वो एक प्रोसेस है, वो छोड़ना है। लेकिन उससे पहले एक और प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है कंसाइज लैंग्वेज, कंसाइज का मतलब ये कि इसके अंदर ना आपको हर चीज़ को अच्छी तरह से डिटेल में बताना होता है। लेकिन अब आप अगर वहाँ पर बताने लगे कंप्यूटर को इनपुट कैसे करनी है, आउटपुट कैसे करनी है, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ बताने लगेंगे लफ्ज़, तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो लैंग्वेज है इसका पहले से फाइल्स भेजी जाती हैं, जिन्हें हम लाइब्रेरीज भी कहते हैं। वो हमारी हेल्प के लिए होती है। अब आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने इनपुट आउटपुट करवानी थी, कंसोल, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट के लिए आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, या जो भी आपके बाकी काम है। तो उसके लिए कंप्यूटर ने पहले से ना एक फाइल दी हुई होती है हमें, आईओ स्ट्रीम। प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि आपका जो मेन प्रोग्राम है, आपका लिखा हुआ प्रोग्राम, जैसे हमने पीछे एजीज वाले प्रोग्राम लिखे, मैट्रिक्स का हमने वो लिया, ट्रांसपोज लिया, ये सारे हमारे अपने लिखे गए प्रोग्राम है। तो अब हमारे प्रोग्राम से पहले वाले जो काम होते हैं ना, वो होते हैं प्री प्रोसेसर, यानी कि हम प्रोसेसिंग करने से पहले। तो प्रोसेसिंग करने से पहले नॉर्मली कंप्यूटर क्या करता है कि उसको हर एक जो हमने कमांड लिखी है उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी है। अब जब तो आप कोटेशन में लिखते हैं, वो उसको समझता नहीं है, बस जैसे लिखा हो वैसे प्रिंट कर देते हैं। पर प्रिंट करना उसको नहीं पता कि प्रिंट क्या होता है। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उस टाइम आप समझ लें कंप्यूटर जीरो है, पर उसको कुछ नहीं पता। तो प्रिंट क्या है उसको नहीं पता कि प्रिंट कैसे करना है, यानी सी आउट कैसे करवाना है। वो तो उसको पता है कि डबल कोटेशन मार्क का भी नहीं पता कि क्या मीनिंग है, आपने लगा दिए। तो उसके लिए ना हम पहले से डिफाइन किए गए प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमने फंक्शंस बनाए थे पीछे। अब हम स्क्वायर का फंक्शन बनाते थे, तो फिर यहाँ पर भी अगर हम स्क्वायर के फंक्शन बनाए बगैर हम लिखते थे स्क्वायर एक्स, तो वो क्या कहता था कि हमें मतलब ये अनडिफाइंड है, आपने पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसी तरह जब हम यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करते, तब भी वो यही सेम ऑप्शन था, यू हैव नॉट, मतलब सी आउट आपने शो नहीं करवाया, ये जो भी है। तो इसी तरह से ना उन फाइल्स के अंदर इन सब का मकसद बताया गया होता है। डबल कोटेशन का क्या मकसद है, प्रिंट यानी कि सी आउट क्यों यूज़ हो सकता है, और इस तरह करके हर एक चीज़ का मतलब समझाया। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोग्राम के साथ उसको फाइल को अटैच कर देते हैं। अब हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें मैंने डिटेल समझाया था लिंकर, और उसमें मैंने बताया था कि ये हमारी लाइब्रेरीज को हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच करते हैं। यही वो लाइब्रेरीज हैं, जैसे आईओ स्ट्रीम हो गया, एसटीडी लाइब्रेरी हो गई, या इसी तरह से हमने स्ट्रिंग डॉट एच से यूज़ की थी लेक्चर नंबर 17-18 में जाके। तो ये सारी हमारी लाइब्रेरीज हैं। तो लिंकर क्या करता है कि हमारा जो मेन कोड है और जो ये लाइब्रेरीज हैं, अब लाइब्रेरीज हेडर फाइल के तौर पर यूज़ होती हैं। अब हेडर फाइल क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। तो वो इन लाइब्रेरीज का एक सोर्स कोड लेता है, सोर्स कोड जो आप लिखते हैं उससे वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, कंप्यूटर कोड जिसको हम कहेंगे, और उसको क्या करता है, उसको जोड़ देता है हमारे मेन कोड के साथ। अब हमारा मेन कोड जहाँ शुरू हो रहा होता है उससे पहले हमने काफ़ी सारी फाइल अटैच की होती हैं, तो वहाँ पर वो उनके साथ चेंज कर देता है, जो लिंकर होता है वो उसके साथ अटैच कर देता है। अब लिंकर का काम है सिर्फ फाइल अटैच करना। लिंकर फाइल उठाता है, फाइल अटैच कर देता है, फिर कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड यानी कंप्यूटर कोड में तब्दील कर देता है। अब जैसे हम अपना फंक्शन कॉल करते थे, अभी एक प्रोग्राम भी बनाएंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी कि स्क्वायर का फंक्शन हमने कॉल किया, तो कंप्यूटर जाता था ऊपर जहाँ पर हमने स्क्वायर का फंक्शन, या नीचे जहाँ भी हम लिखते थे वहाँ जाकर उस स्क्वायर के फंक्शन को सर्च करता था और स्क्वायर के फंक्शन के बारे में बताता था कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, और फिर वही अमल हमारे उस वैल्यू के ऊपर कर देता था जो भी हमने फंक्शन में लिखा हुआ है। सेम इसी तरह हमारी लाइब्रेरीज में होता है कि जब आप सी आउट लिखते हैं तो कंप्यूटर जाता है ऊपर लाइब्रेरी में और देखता है सी आउट का क्या मीनिंग है,
और जो भी उसके आगे आप लाइन लिखते हैं सी आउट के आगे, वो उसके साथ वही कर देता है जो उस फाइल में लिखा हुआ होता है। इसलिए ना हम जब स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फंक्शन करने थे तो स्ट्रिंग की लाइब्रेरी अटैच की और अलग अलग कमांड्स उसमें से यूज़ की। जब हमने मैथ की, अगर हम जब आगे जाके अटैच करें तो मैथ के फंक्शन यूज़ करने के लिए पहले मैथ की लाइब्रेरी अटैच करेंगे। तो ये होते हैं प्री प्रोसेसर्स। अब प्री प्रोसेसर्स में ना हम प्री प्रोसेसर हेडर फाइल होती हैं जो हम प्रोसेस से पहले अपनी फाइल प्रोग्राम के साथ अटैच करते हैं। इनको अटैच करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड होता है हैश। ये होता है शार्प साइन से हम कहते हैं। अब दो डायरेक्टिव्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं? दो तरह के होते हैं जो हमें प्री प्रोसेसर यानी प्रोसेसिंग से पहले कोई भी चीज़ फाइल के साथ अटैच करने में हेल्प देते हैं। एक है अपना इंक्लूड और एक है हैश डिफाइन। अब दोनों में क्या फ़र्क है? इंक्लूड आपकी लाइब्रेरी अटैच करने का काम आता है, जबकि डिफाइन कोई सिंगल चीज़ या कोई फंक्शन जो आपने खुद डिफाइन करना हो उसके काम आता है। ये पहले से डिफाइन, चाहे आपने भी कोई फाइल बनाई, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें बहुत से ऐसे फंक्शन थे जो आपने लिख दिए। अब फाइल के अंदर लिखने से बेहतर है आपने एक हेडर फाइल बना के उसको अलग करके अपने कंप्यूटर के साथ अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर दिया, तो आप हैश इंक्लूड करेंगे वो भी एक फाइल ही गिनी जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ही प्रोग्राम में कोई ऐसा छोटा मोटा फंक्शन अटैच करना चाहते हैं जो आगे यूज़ होता रहेगा आपके प्रोग्राम में, तो आप उसको डिफाइन के थ्रू कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिफाइन के क्या है, पहले हम हैश टैग इंक्लूड की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सो अब बात हम कर रहे हैं इंक्लूड की। इंक्लूड आपकी कोई भी फाइल है पूरी की पूरी, ठीक है, जिसके अंदर आपने बहुत से फंक्शन लिखे हुए हैं, चाहे वो पहले से आपकी लैंग्वेज के साथ आई है चाहे बाद में आपने खुद बनाई है। हम कैसे बनाएंगे? अब आपने एक पूरा मैथ के लिए प्रोग्राम बना दिया, कैलकुलेटर टाइप, वो जी आपको लोगरिथम फाइंड करके देता है, वो जी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है, काफ़ी सारे फंक्शन है उसके अंदर। तो आपने क्या किया कि आपने एक अलग से फाइल बनाई जिसके अंदर वो सारे फंक्शन दे दिए कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, लोगरिथम कैसे फाइंड करते हैं सारा, और उसको एक अलग फाइल पे दे दी। अब वो सारे फंक्शन है तो उसको आप फिर इंक्लूड की में से अपने फाइल के साथ लगाओगे, उसको कोई भी आपने नाम दिया माई हेडर फाइल। अब आपके हैंडआउट्स में डॉट एच होता है लेकिन हम नहीं लिखते, माई हेडर फाइल जस्ट। सो ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये यूज़ होती हैं, इसके अंदर आप लिखते हैं अपनी फाइल का नेम, और उससे पहले इंक्लूड का मतलब ये फाइल हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक कर दे, और लिंकर उठाता है इस फाइल को लिंक कर देता है, और लिंक करने से पहले कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और लिंकर फिर उसको लिंक कर देता है। इसी तरह से अब इसको ना माई हेडर फाइल को अटैच करने के दो तरीके हैं, एक है डबल कॉमास भी हैं, कोटेशन जिसको हम कहते हैं, और एक एंगुलर ब्रैकेट्स। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, तो क्या करता है जो आपका वो कंपाइलर है या कंप्यूटर जो है जब एग्जीक्यूट करता है तो इसके अंदर लिखी गई फाइल को स्पेशल फाइल, स्पेशल डायरेक्टरी, यानी कि सी लैंग्वेज की डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स टू से फोल्डर, वो उस फोल्डर में जाकर देखता है जिसमें इसकी सारी हेडर फाइल्स पड़ी होती हैं जब आप ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन जब आप कोटेशन मार्क में लिखते हैं तब वो जिस डायरेक्टरी में आपके सारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं उस डायरेक्टरी में जाकर आपकी फाइल को देखते हैं। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी सी, जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर में ड्राइव होती है, सी ड्राइव और डी, सी के अंदर विंडो होती है। तो आपने जब कंप्यूटर में डेव प्लस प्लस इंस्टॉल किया था, डेव सी प्लस प्लस, तो क्या हुआ, वो सी में इंस्टॉल हुआ। अब जब आप यूँ ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो जाके सी में देखते हैं। लेकिन जब आप कोटेशन मार्क देते हैं तो फॉर एग्जांपल हम जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको ना हम सी सेव कर रहे हैं डी के अंदर। जब कोटेशन मार्क में फाइल का नेम लिखेंगे तो वो जाके किस में देखेगा, डी में जाके देखेगा। ये कोई मुश्किल नहीं बात, आपने सिर्फ ये हम यूँ यूज़ कर रहे हैं तो यूँ ही यूज़ करते रहेंगे। सो ये एक सिंपल फाइल को अटैच करने के बाद। दूसरा है डिफाइन। डिफाइन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आगे के लिए। डिफाइन का क्या मतलब है? तारीफ करना। पीछे हमने एक फंक्शन बनाए थे उसमें भी हम डिफाइन का वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो क्या होता है कि ये मैक्रोस को डिफाइन करने के लिए यूज़ है। मैक्रोस अभी आगे आएंगे, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मैक्रोस एक स्पेशल टाइप के वर्ड्स हैं जिनकी कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, कुछ ना कुछ काम होता है। सो डिफाइन क्या करता है? डिफाइन पूरे प्रोग्राम में कोई एक वर्ड है, कोई एक चीज़ है जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी कॉन्स्टेंटली कि ये चेंज भी ना हो सके और ये यही रहे। हमने पीछे भी एक बात किया था पाई के लिहाज से। तो डिफाइन क्या करता है? किसी भी चीज़ का डेफिनेशन करने का काम होता है। अब इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं बड़ी, ठीक है, वो अब हम आगे बात करते हैं। सो डिफाइन की बात हो रही। अब डिफाइन में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने जी पाई की वैल्यू डिफाइन करनी है, बार बार हमारा एक प्रोग्राम है वो पाई को यूज़ कर रहा है। अब हमें मुश्किल आ रही है बार बार उसकी एक पूरी वैल्यू देनी, 3.141 जो भी उसकी एक लेंथ की वैल्यू 4-5 डेसिमल डिजिट तक। अब हमने नीचे 10 बार यूज़ करना है, कभी हम 3.14 लिख रहे हैं, कभी 3.14 आगे 7 तक जा रहे हैं। सो इसमें क्या है कि हम ऊपर आएंगे डिफाइन पाई और उसके आगे ना उसकी पूरी वैल्यू लिख देंगे।
अब जैसे हम अपने अलजबरा के अंदर करते थे कि नीचे गए, हमने ऊपर लिख दिया x इज इक्वल टू 3, और फिर नीचे हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो जहाँ जहाँ x होता था वहाँ वहाँ हम 3 लिख देते थे और उसको आगे सॉल्व कर लेते थे। सो सेम टाइप क्या करेगा कंप्यूटर के, अब जहाँ जहाँ पाई आप लिखेंगे, ये वाला वर्ड पाई, वो उसको चेंज कर देगा 3.14 से, और आगे जो भी आपने वैल्यू पूरी लिखी होगी उससे चेंज कर देगा। इससे क्या है कि आपको बार बार वैल्यू नहीं बतानी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी, सेम ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करें, x इक्वल टू 3 और इधर 10 सवाल लिख दें, आपको पता है x इक्वल टू 3, आप हर एक में 3 पुट करके आंसर निकालते जाएंगे। बट अगर हर एक में जाकर हम जी हर जगह पहले ये लिखें, फिर जी हर जगह जाकर एक पॉइंट वाली वैल्यू वो लिखते जा रहे हैं सवाल में, जवाब में नहीं सवाल में, तो वो हमारे लिए एक मुश्किल काम है। और इस वजह से क्या है कि हम पाई जहाँ जहाँ आप यूज़ होगा उसकी जगह 3.14 यूज़ होगा, सेम ऐसे जैसे यहाँ सवाल में हो रहा। अच्छा, डिफाइन इसके अलावा आपके फंक्शंस को भी डिफाइन करने का मतलब, यानी कि सिंगल लाइन फंक्शन, आपने किसी फंक्शन को एक ही लाइन में लिख दिया। हम अभी प्रोग्राम है 2, इसी के बाद में वो 2 प्रोग्राम बना के जाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो ये डिफाइन एक क्या है, बड़ा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, इसके साथ आप बहुत से और डायरेक्टिव्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हैशटैग इफ कंडीशनल, जैसे हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग का है, हैशटैग इफ डिफाइन, अनडिफाइंड, हैशटैग अनडिफाइंड। ठीक है, इस तरह के ना आपका एक पूरा वो बॉक्स दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ जब प्रोग्राम बनाऊंगा, तो वो सब के सब फंक्शन है। अब हम जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे उसके अंदर हम उनके मीनिंग्स पढ़ते जाएंगे। अब इन्होंने सिर्फ हमें टच दिया कि ये होते क्या हैं। ये आपके स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जो किसी खास वैल्यू के ऊपर कोई काम करने के इस्तेमाल में आते हैं। अब हम इन सब में ना इन दो की बात कर रहे हैं, लेते हैं कि इफ़ डिफाइन और अनडिफाइन का क्या मतलब है। इफ़ डिफाइन का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक फाइल अटैच की, अब आप जी कोई वर्ड लिखा है आपने वेरिएबल और उसको डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये पहले डिफाइन हुआ है या नहीं हुआ। आपने फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू डिफाइन कर, एक्स की वैल्यू कोई डिफाइन करनी, यहाँ आपने एक्स की वैल्यू दे दी 10, अब आपको नहीं पता कि वो डिफाइन है या नहीं है, बहुत लंबा प्रोग्राम है और आप एक्स को फिर यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हैशटैग डिफाइन अगर किया हुआ है तो एक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप नीचे आएंगे, लिखेंगे इफ़ डिफाइन, कि अगर ये डिफाइन हुआ है तो रहने दो, अगर नहीं हुआ तो डिफाइन कर दो, जैसे हम कंडीशन करते थे। सो हैशटैग इफ़ डिफाइन इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर ये डिफाइन हुआ है तो बताओ क्या डिफाइन हुआ है या चेंज करना है तो। और हैशटैग अनडिफाइन, यानी अगर पहले से कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू दी गई है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप हैशटैग अनडिफाइन करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ना हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो हमारे अपने ना सी आउट जैसे हमारा था, अब सी आउट डिफाइन किया गया है किसके अंदर, हमारी एक फाइल आईओ स्ट्रीम के अंदर। अब आप इसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिफाइन वर्ड की मदद से हम इनके लफ्ज चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ क्या किया था कि पाई इज इक्वल टू 3.14, तो क्या होता था जहाँ पर भी आप पाई लिखते थे वहाँ पर 3.14 खुद ब खुद चला जाता था। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ डिफाइन सी आउट प्रिंट, तो अब जहाँ जहाँ आप सी आउट लिखोगे वहाँ वहाँ प्रिंट आ जाएगा। और इसका ऑपोजिट करेंगे, अगर मैं लिख दूँ प्रिंट सी आउट, अब ये नहीं कि मैं सी आउट यूज़ नहीं कर सकता, मैं सी आउट यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं जहाँ जहाँ प्रिंट लिखूंगा, जैसे हम सी आउट लिखते सी आउट एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू 5 शो कर देते स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर अब हम क्या, अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो हमारी हेडर फाइल के अंदर जो सी आउट है वो काम वही करेगा, लेकिन हमारा डिफाइन फंक्शन क्या कर देगा कि प्रिंट को इसके साथ जोड़ देगा। अब जहाँ जहाँ हम प्रिंट लिखेंगे वो ऊपर आएगी फाइल, पूरे प्रोग्राम में देखा जाएगा कि डिफाइन प्रिंट का क्या मतलब है, तो देखेंगे काउंट। ये कौन करता है, कंपाइलर जब कंपाइल कर रहा होता है वो खुद ही चेंज कर देते हैं। आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो नहीं देखा जाता क्या मतलब है, जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है वो तभी क्या करेगा कि प्रिंट को खुद ब खुद सी आउट से चेंज कर देगा। आपने चाहे प्रोग्राम में प्रिंट ही लिखा हुआ है वो इसको सी आउट से चेंज कर देगा। ये प्रोग्राम में मैं आपको करके दिखा दूंगा, तब भी थोड़ा समझा दूंगा। तो अनडिफाइन क्या होता है, अनडिफाइन खत्म करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप सी आउट को ना खुद से कोई मीनिंग देना चाहते हैं तो आप कहेंगे अनडिफाइन सी आउट, तो वो क्या करेगा सी आउट को अनडिफाइन कर देगा, यानी सी आउट का जो मीनिंग आईओ स्ट्रीम के अंदर दिया गया है वो उसको खत्म कर देगा। अब आप उसको फिर डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, कि सी आउट क्यों ना वैल्यू दे दो कोई, या सी आउट को कोई और फंक्शन दे दो। तो वो अनडिफाइन इसलिए यूज होता है पहले से किए गए डिफाइन फंक्शन को खत्म करने के लिए। इफ डिफाइन कि अगर ये डिफाइन हुआ है, इफ एल्स डिफाइन, और इस तरह करके सैकड़ों फंक्शन में पड़े। ठीक है, सैकड़ों डायरेक्टिव्स हैं डिफाइन की तरह के जो हम आगे कुछ यूज़ करेंगे और कुछ आपको आगे काम आएंगे।
ओके जी। सो जैसे हमने ना पढ़ लिया है कि ना लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट किया प्री प्रोसेसर्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि ना प्रोसेसिंग से पहले हम एक फ़ाइल साथ अटैच करते हैं, यानी अपना प्रोग्राम लिखने से पहले, जो बाद में उसी के फंक्शन को हम यूज़ करें, जैसे कि हम इनपुट आउटपुट या कोई वेरिएबल्स वगैरह बनाना। तो ये सारी फाइल उन्होंने बताई, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एफ स्ट्रीम स्ट्रिंग डॉट एच, जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। और जाके आप उसके जो सॉफ्टवेयर की प्लेस है उसमें भी जाकर इनको देख सकते हैं कि ये कैसे बनी हुई है। आगे इंक्लूड डायरेक्टिव्स की मैंने आपको समझा दिया है, और उसमें हमने सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड पढ़ा है। तो उसके लिहाज से ना हमारा, और उसके बाद फिर हैशटैग इंक्लूड तो हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके 2 मेथड भी मैंने पढ़ाया, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और डिफ़ाइन डायरेक्टिव्स, यानी कि अगर आप कोई चीज़ अपनी तरफ से डिफ़ाइन करना चाहते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए। मैक्रोज इज़ अ स्पेशल नेम विच इज़ सब्सटीट्यूटेड इन द कोड बाय इट्स डेफिनेशन एंड एज अ रिजल्ट वी गेट एन एक्सपेंडेड कोड, ठीक है। सो ये आगे आएगा, उसमें मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा। अगला पोर्शन है मैक्रोज का। यहाँ पर अब एक ना वो पाई को डिफाइन करके ना प्रोग्राम बना रहा है, क्योंकि पाई हमने बहुत यूज़ किया। लेकिन अगर हम पाई एक बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम सर्कल की बहुत सी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो बार बार अगर हम पाई को लिखते रहेंगे, उसकी वैल्यू इतनी लेंथी वैल्यू एक्यूरेट फाइंड करने के लिए, तो इशू है, कहीं पर एक पॉइंट की गलती हुई तो पूरा आंसर गलत। सो ये प्रोग्राम लिख कर देख लेते हैं। ये आ गया, सिंपल सा प्रोग्राम है कि ये हमने पाई को डिफ़ाइन किया, यानी कि पाई को एक वैल्यू दे दी है। जब भी आप डिफ़ाइन करते हैं तो इसके आगे सेमीकोलन नहीं आता, जैसे इंक्लूड के आगे कभी सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है। सो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया, और ये नीचे प्रोग्राम है, ये रेडियस 5 है हमारा, और हमने एरिया फाइंड करने के लिए बनाया। तो द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय पाई। ये सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम है। अगर हम इसको रन करते हैं तो देखें वो सिर्फ आंसर दिखा रहा है, क्योंकि हमने इनपुट के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया, तो हमें आंसर दिखा रहा है 78.5398। अब हमें पाई की जगह पाई की वैल्यू नहीं लिखनी पड़ी, बल्कि खुद ब खुद कंप्यूटर ने उसकी वैल्यू इससे चेंज कर दी, और यहाँ पर ये वैल्यू लिख कर और रेडियस 55 इनपुट करके हमें उसने आंसर दिखा दिए। इसी तरह से फिर ये उसने सारा उस प्रोग्राम को ब्रीफ किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ हमें बहुत से दूसरे प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स बताए गए हैं। फाइल नेम जैसे हो गया, इंक्लूड 2 तरीक़ों से मैंने बताया लिख सकते हैं। डिफ़ाइन भी बता दिया, अनडिफाइंड का मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज़ पहले से डिफाइंड है उसको ख़त्म करने के लिए। इस तरह इफ़ डिफ़ाइन का भी मैंने बता दिया, ये इफ़ डिफ़ाइन का बता रहा है, उसी का हमने आगे प्रोग्राम बनाया है कि इफ़ डीबग, ठीक है। डीबग का क्या मतलब है? डीबग यानी जब आपने कोई एरर तलाश करना हो, तो आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि अगर मेरे प्रोग्राम में एरर है तो फिर ये कर दो इफ़ डीबग। अगर डीबग कामयाब होता है, यानी कोई ऊपर एरर नहीं है, इससे ऊपर एरर, इस प्रोग्राम से ऊपर एरर नहीं है, तो फिर ये कर दो, अगर है तो फिर ना करो, ठीक है। सो ये इस तरह का प्रोग्राम है पढ़ा, ये प्रोग्राम है। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमने ना एक लाइब्रेरी हमें चाहिए थी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी चाहिए थी आईओ स्ट्रीम। हमने डीबग को डिफ़ाइन किया है। ये हमने एक इंटीजर z बनाया है, अरे साइज़ 100 रखा है, और एक 100 वेरिएबल्स की अरे बनाई है, और एक काउंटर i बनाया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि i के अंदर ना वैल्यूज़ फिक्स कर रहे हैं। मैं यहाँ पर उन्होंने दी हुई कि हर एक को ना, मतलब i की वैल्यू 0 होगी तो फिर a 0 में 1 0 स्टोर हो जाएगा, और इस तरह करके स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इफ़ डिफ़ाइन डीबग, अगर आपने डीबग को डिफ़ाइन किया होगा यहाँ पर, जैसे हमने ये डिफ़ाइन डीबग किया हुआ है, तो ये हिस्सा चलेगा, वरना ये हिस्सा नहीं चलेगा। सो यहाँ पर फिर देख लें कि क्या है, ये आउटपुट के लिए उसने लिखा हुआ सी आउट करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर वो कह रहा है प्लीज़ इंटर द पॉजिटिव इंटीजर। आप एक इंटीजर इंटर करेंगे, वो जेड में सेव हो जाएगा। ये हमने एक फ्लैग सेट की है। फ्लैग के बारे में मैंने पहले पढ़ाया हुआ कि फ्लैग क्या होता है। फ्लैग होता है कि आप उसकी 2 कंडीशन रखते हैं, अगर ऐसा हो तो 1 हो तो ये, 0 हो तो ये, येस नो ट्रू फॉल्स। तो ये फ्लैग है 0 1 का, हमने पहले इसको 0 रखा हुआ है। अब हम यहाँ जाते हैं, फिर एक लूप लगाते हैं सर्चिंग के लिए, इफ़ z इज इक्वल टू ए आई, कि अगर हमें कोई नंबर मिल जाता है तो फाउंड 1 कर देगा और यहीं पर प्रोग्राम को एंड कर देगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर से ये चलाएगा कि जब तक आप 100, अरे साइज़ हमने 100 रखा है, जब तक आपका i 100 के बराबर नहीं जाता तब तक ये चलता रहेगा। और आपका ये ए आई भी एक एक करके, क्योंकि i का क्या मतलब है, यहाँ i 0 होगा, फिर 1, फिर 2, तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा, अरे भी और ये भी। अगर तो z इक्वल हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर से ये लूप चलेगी फिर। और जब भी समझ लें आपने 5 पुट किया, वो a5 पे आपको मिल गया, तो फाउंड 1 हो जाएगा, फ्लैग 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहीं पर प्रोग्राम एंड। यहाँ पर फिर हमने कंडीशन लगाया इफ़ फाउंड इज इक्वल टू 1। अगर फाउंड 1 के इक्वल होगा तो वो कह देगा वी फाउंड द इंटीजर और इंडेक्स, और इस इंडेक्स नंबर पर वो बता देगा कि आपने इंटीजर देखा है। और अगर नहीं तो वो दिखा देगा नॉट फाउंड। रन करके देखते हैं, तो ये देखें
उसने आउटपुट दिखाया हमने, क्योंकि डीबग डिफाइन किया हुआ था तो उसने ये आउटपुट दिखा दिया। वो कह रहा है प्लीज़ इंटर द इंटीजर। मैं 5 बताता हूँ तो वो कह रहा है कि हमने इसको इंडेक्स नंबर 5, क्योंकि आपको पता है 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर से हम रन करते हैं। अब हम डालते हैं 15, तो दिखा रहा है कि आपका 15 नंबर पर ये नंबर दिखा रहा है कौन से अरे में कौन से साइज़ पर पड़ा। अब हम रखते हैं 102। अब ये है नहीं है, द नंबर वाज नॉट फाउंड, ये नंबर है ही नहीं आपकी अरे के अंदर। सो ये इस तरह यूज़ हो रहा है। अब यहाँ से अगर मैं डिफाइन डीबग को ख़त्म कर दूँ एक बार तो क्या होगा, अब देखें। अब उसने ऊपर हमें वो हिस्सा नहीं दिखाया जहाँ पर हमने ना डिफाइन यूज़ किया था, क्योंकि डिफाइन वाले हिस्से में आपने क्या किया था, डिफाइन वाले हिस्से में आपने आउटपुट वाला यूज़ किया हुआ था, अरे को आउटपुट करवा रहे थे, ये देखें। तो जैसे ही मैंने वहाँ से डिफाइन ख़त्म किया है वैसे ही क्या हुआ है कि इसने अपना आउटपुट नहीं दिखाया, बाकी प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो हिस्सा क्या है वो नहीं चल रहा, ठीक है। अब देखें फिर से मैंने डीबग लगाया, फिर से रन करूँगा, अब वो हमें आउटपुट दिखा रहा है। सो ये है बड़ा यहाँ तक, यही नीचे उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। और ये बता रहा है ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशंस को, और ये हम आगे जब पढ़ेंगे तब ये डिटेल में समझ आती जाएगी। अब इसको रहने दें अभी, क्योंकि यही टॉपिक है कि मैक्रोज क्या है और ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आगे अगला टॉपिक मैक्रोज। तो पहले हम मैक्रोज को मैं समझाया तो फिर इसके 2 प्रोग्राम्स है वो करवा दूँगा। अच्छा जी, सो मैंने ना पहले प्रोग्राम्स आपको करवा दी हैं पीछे, उसके इंक्लूड फाइल्स वगैरह के लिहाज से, डिफाइन वगैरह के लिहाज से। अब हमारा टॉपिक है मैक्रोज। वो क्या होते हैं मैक्रोज, क्या होते हैं मैक्रोज? असल में ना समझने एक कोड सेगमेंट होता है जिसको ना आपने ना चेंज करना होता है किसी एक हिस्से के साथ। ये हम नॉर्मली हैशटैग डिफाइन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि पाई है 3.14, तो ये एक मैक्रोज है, ठीक है, मैक्रोज है। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ आप वर्ड पाई यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ ये 3.14 को चेंज कर देगा, कंपाइलर खुद ही कंपाइल करते वक्त। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पर नहीं होता, बल्कि कब होता है जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है, ठीक है। सो इस तरह हमारी वो एक्स वाला है, जब हमारा क्वेश्चन लिखा होता है ना एक्स इज इक्वल टू 3 और नीचे क्वेश्चन लिखा होता है, तो उस टाइम पे नहीं वैल्यूज पुट हुई होती, लेकिन जब हम उसको कंपाइल यानी कि सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम उसकी वैल्यूज उसके अंदर इनपुट कर लेते हैं। अब इसकी ना 2 टाइप है मैक्रोज की, एक है ऑब्जेक्ट लाइक, इसको हम सिंपल वेरिएबल लाइक भी कह सकते हैं या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉपर इसका नेम नहीं है। और इसको जो दूसरी जो टाइप है वो है फंक्शन लाइक या पैरामीटर्स मैक्रोज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये हमारा जो है ना ये वाला जो लिखा हुआ है ये हमारा फंक्शन सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट या ऑब्जेक्ट लाइक, जिसके अंदर हम किसी एक वर्ड एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पाई को दे रहे हैं, या फिर जैसे ऊपर मैंने एक प्रोग्राम में आपको दिखाया कि मैंने सी आउट को चेंज कर दिया प्रिंट के साथ, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज या कांस्टेंट मैक्रोज। और दूसरा कौन सा है फंक्शन लाइक मैक्रोज। फंक्शन लाइक मैक्रोज जैसे फंक्शन हम बनाते थे, तो फंक्शन हम जब बताया था उनका डेफिनेशन अलग करनी है, फिर डिक्लेयर अलग करना होता था, फिर वो एक पूरा प्रोसेस होता, रिटर्न वैल्यूज ब्रैकेट और उनको डिक्लेयर वगैरह करना, ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस था। अब जब भी हम डिफाइन के साथ कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं इसको हमें ना डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैंने वेरिएबल पाई यूज़ किया है, यहाँ पर प्रिंट यूज़ किया, लेकिन मुझे उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, जैसे कि हम फंक्शन में करते थे। लेक्चर नंबर 9 था, आपने अगर सही से देखा तो आपको पता होगा। तो इसलिए हमारे पास आसानी है कि हम इसी डिफाइन की मदद से ना फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? हैशटैग डिफाइन और इसके बाद ना मैंने स्क्वायर का फंक्शन बनाना है, इसी के आगे मैं लिखूंगा स्क्वायर एक्स, यानी स्क्वायर एक्स जो स्क्वायर है उसको एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इस टाइप से ना करके मैं क्या लिखूंगा उसका फंक्शन लिखूंगा, जिससे क्या है कि मैं वैल्यू इजीली उसकी फाइंड कर सकता हूँ और उस फंक्शन को बार बार लिख सकता हूँ। कैसे है ये स्क्वायर एक्स जैसे हम फंक्शन में लिखते थे, स्क्वायर एक्स के पास एक वैल्यू आएगी और ये क्या करेगा उस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवा के ना आंसर को सेंड कर देगा, ठीक है। सो इसका बाकी सेम प्रोसेस है कॉलिंग प्रोसेस के ना, हम इसको फंक्शन में कॉल करेंगे, इसको एक वैल्यू देंगे और ये वैल्यू के ऊपर ये प्रोसेस करेगा। इसके आगे कुछ भी लगता है, सिंपल। जो भी प्रोग्राम की लाइन होती है ना उनके आगे हम सेमी कॉलन लगाते हैं, जो प्रोग्राम की लाइन नहीं होती उनके आगे हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, ठीक है। तो इसके आगे नहीं आएगा। ये कैसे लिखना स्क्वायर, जो भी आपने ना वो उसको भेजने हैं आपके फंक्शन को पैरामीटर्स, इसलिए इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं कि जो भी आपने इसको फंक्शन को ना पैरामीटर्स भेजने एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो यहाँ पर ये पैरामीटर्स हैं,
जो आप इसको भेजोगे, जो भी आप फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे फंक्शन में अभी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कॉल करूँगा तो बता दूंगा, आपको डिटेल से समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 2 सेंड किया, मैंने लिखा स्केयर 2, तो क्या आएगा, इधर x की जगह 2 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो ये स्केयर है ना, ये स्केयर इसके साथ चेंज हो जाएगा, तो इधर अगर x की जगह 2 आ जाएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 2 4। फिर यहाँ एक इशू आएगा आगे प्रोग्राम के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा वो कि ना हम अगर यहाँ पर ब्रैकेट्स आपने लाजमी लगाने, यूं क्यों, क्योंकि हमने पीछे ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पढ़ी थी जिसके अंदर ना मल्टीप्लाई पहले हो जाता है। अब अगर ऐसे ही मैं लिख दूं i, दो वैल्यूज है मेरे पास, x प्लस 2 का स्केयर हमने फाइंड करना है, तो ये क्या करेगा, 2 की जगह जैसे हमने पहले लिखा था x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये x की जगह क्या लिख देगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। अब अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में प्लस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 2, तो पहले वो x को प्लस करेगा 2 में इधर भी और फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएगा, तो इसीलिए हमने ना ये ब्रैकेट्स लगानी नहीं भूली ताकि हमारा प्रोग्राम हमेशा एक्यूरेट रहे। इसके अलावा 3-4 प्रोग्राम हैं, मैं वो समझाता जाऊँगा और साथ साथ आप उसमें भी जो गाइडेंस होती होगी देता जाऊँगा। तो इसके आप प्रोग्राम बना दें, एक सर्कल का प्रोग्राम है, एक सिंपल स्क्वायर का प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको चेंजेस करके दिखा दूँगा जो भी होगी। अब हमारा टॉपिक है मैक्रोस। मैक्रोस का मैं बता दिया कि ये सिंपल छोटे मोटे प्रोग्राम, या तो आप एक ऑब्जेक्ट होता है जैसे ये है ऑब्जेक्ट लाइक, यानी कि सिंपल आप एक ना किसी वेरिएबल को या कुछ चीज़ को ना डिक्लेयर कर देते हो परमानेंटली, कोई वैल्यू दे देते हो, या फिर आप एक पूरा का पूरा फंक्शन लिखते हो। फंक्शन के बारे में बार बार समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लेक्चर नंबर 9 कर चुके हैं, आप उसको देखें क्योंकि फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें क्योंकि जो है ना सेमी कॉलन एक नॉन सी कोड है, बीइंग अ नॉन सी कोड इट डज नॉट, क्योंकि ये सी के अंदर कोड नहीं हो रहा, ये सी के ऊपर लग रही है एक फाइल, तो इसलिए हमें इसके आगे सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर उसने ये प्रोग्राम लिखा हुआ स्केयर का, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ये आ गया। यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया एक फंक्शन, पाई वाला तो हमने ये कर लिया था, पाई वाला सेम वही चीज़ है, ये आ गया डिफ़ाइन, हमने एक डिफ़ाइन किया स्क्वायर एक्स एक फंक्शन, और ये किसके इक्वल है, ये आ गई उसके बराबर। यहाँ पर ना हमने इक्वल लगाने हैं ना कोई वैल्यूज़ यूज़ करनी है, सिंपल पहले एक नाम दे दें, उसको पता लग जाएगा ये हमारा वो चीज़ है जिसने चेंज होना है। अगर मैं इसे सिंपल बता दूँ, अगर आप देख लें तो हैशटैग डिफ़ाइन ये हो जाता है, इसके बाद चेंज यानी कि नेम, और उसको चेंज किससे करना है, ये उसका तरीका होता है। यानी कि पहले आप क्या लिखते हैं, नेम, जो भी चीज़ है, यानी कि आप अगर फंक्शन लिख रहे हैं तो उस फंक्शन का क्या नेम है, अगर आपने कोई सिंपल ऑब्जेक्ट लिखा है, कोई नंबर लिखा है या कोई वेरिएबल लिखा है, उसका क्या नेम है, पहले वो लिखते हैं, और फिर प्रोग्राम में उसको किस साथ चेंज करना है। जैसे कि हम सवाल लिखते हैं मैथ के, मैंने बताया अभी x = 3, तो इसमें भी सेम यही है कि ये जो पहले आ रहा है ये नेम, और उसके बाद उसकी वैल्यू आप बताते हैं। सो ये तरीका होता है। तो इसमें भी वही किया हमने कि पहले उसका नेम ये बता दिया, फिर स्पेस के बाद आप जो भी लिखोगे वो उसका फंक्शन होगा। सो हमने ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ, मैंने पहले भी आपको ये बताया था। अब हम फ़र्क भी देख लेते हैं, इस तरह रन करते हैं पहले, तो हमसे x पूछेगा, मैं x लिखता हूँ 5, तो दिखा रहा है x = 25, 5 का स्क्वायर, x + 2, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, और 7 का स्क्वायर 49। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स ख़त्म करता हूँ, जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अब क्या होगा, अब आपको सही से उस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब मैं 5 पुट कर दूँ दोबारा से, अब देखें, अब हमारा 5 का स्क्वायर तो 25 आ रहा है, लेकिन x + 2 का स्क्वायर 17 आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है, 2 × 2 हो रहा है, 2 2 = 4, और फिर 10 उसमें ऐड हो रहा है, यानी यहाँ पर x + 2 × x + 2, तो 2 × 2 5, और 2 × 2 4, और फिर वो 7 बाद में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ है ना x + 2, तो यहाँ पर क्या होगा 2 और फिर आगे x हमारा क्या है 5, तो 5 × 2 10, और फिर 5 और 2 7 ऐड हो रहे हैं। सो इस तरह से ये हो रहा है। इसलिए हमने जब भी इस तरह फंक्शन बनाने हैं तो हमने ब्रैकेट का ख़ास ध्यान रखना है, कहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, सो अब देखें, अब मैंने ब्रैकेट्स दोबारा लगा दिया, 5 पुट करते तो अब दोबारा से सही आंसर आ रहा है। सो इसलिए आपको बताया था कि हमने प्रेसिडेंसी का ख्याल रखना है कि कौन सा पहले यूज़ होता है और कौन सा बाद में। ठीक है, ये नीचे ही आपको बताया गया, यहाँ ऊपर ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, सो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें या पर्सनली ग्रुप में मैसेज कर लें। अब ये उसने सर्कल एरिया का बनाया हुआ, सेम वही फंक्शन, एक बार उसने फंक्शन को डिफ़ाइन किया, एक बार ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ना वो दोनों चीज़ों की तरह से काम कर रहे हैं।
ठीक है, ये प्रोग्राम ये रहा। अब देखें पहले उसने पाई को भी डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे, और फिर उसने उसका जो प्रोग्राम है उसको भी डिफ़ाइन कर दिया। ये उसका नेम और ये पाई। अब हम इसको रन करेंगे तो पहले क्या करेगा, हमसे रेडियस पूछेगा, और फिर यहाँ पर हमने इसको कॉल किया है तो क्या होगा कि ये सर्कल एरिया इस सर्कल एरिया से, यानी ये सर्कल एरिया इससे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो भी आप रेडियस में पुट करोगे वो यहाँ पर इस एक्स के साथ चेंज हो जाएगा, और पाई इस पाई के साथ चेंज हो जाएगा। मैं पुट करता हूँ, पहले हमने 5 के लिहाज से फाइंड किया था, अब ये देखें 5078.53987। सो ये तरीका होता है। यहाँ पर ये जो सर्कल रेडियस आपने लिखा है, तो ये सर्कल रेडियस इस नाम की बजाय इसके साथ चेंज हो जाएगा जब कंपाइलर काम करेगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा कि इस एक्स को इस रेडियस के साथ चेंज कर देगा और इस पाई को इसकी वैल्यू के साथ चेंज कर देगा, जिससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब एक और चीज़ यहाँ पर ना, मैं एक और चीज़ डिफ़ाइन करता हूँ। आप जो पहले वाले फंक्शन है ना, जैसे हमारा एक फंक्शन है सी आउट का, मैंने आपको वो चीज़ बताई सी आउट जैसे है। सो मैं सी आउट को चेंज करना चाहता हूँ प्रिंट के साथ। मैं सी आउट का नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी पहले हम जहाँ पर वर्ड सी आउट यूज़ कर रहे थे, अगर हम अब प्रिंट यूज़ करें तो भी कोई वही काम हो। अब यहाँ पर मैं सी आउट को रेज कर रहा हूँ और इसकी यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट। अब आपको पता है पहले जब हम इस तरह करते थे तो एरर आता था, अब देखें तो अब कोई एरर नहीं आ रहा। देखें वो सी आउट करवा रहा है। ये नहीं कि आप सी आउट को यूज़ नहीं कर सकते, सी आउट को भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह हम प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक फ़र्क है बड़ा कि आप डिफ़ाइन की मर्ज़ी से पहले से डिफ़ाइन किए गए फंक्शंस को भी कर सकते हैं दोबारा से ना, अपनी मर्ज़ी से नहीं। अब मैं रन करूँगा तो अब वो एरर देगा क्योंकि मैंने वो प्रिंट वाला फाइंड जो था कोड वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से पहले से मौजूद कोड्स के अंदर भी हम चेंजिंग्स कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के नाम लिख सकते हैं ताकि हम याद रख सकें जब बड़े प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं। और इस तरह से अनडिफाइन वाला फंक्शन मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज़ को अनडिफाइन करके दोबारा से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो यही अब हम आगे लेकर चलेंगे अगले वाले प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आती जाएगी। यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ की हुई है कि डिफ़ाइन फंक्शन करके राइट कोड के अंदर ना आप अपनी मर्ज़ी से ना एक वोकैबुलरी बनाओ इन्हीं चीज़ों की जो मैंने आपको अभी सी आउट के साथ करके दिखाया। सो इसकी प्रैक्टिस करें। ये 4 प्रोग्राम है, इसके अलावा बाकी जो हमने पीछे प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको आप अब ये डिफ़ाइन फंक्शन के लिहाज से बना कर देखें, जिसका जो क्वेश्चन हो वो पूछ ले। कुछ चीज़ें जैसे मिस मैंने की हैं, जैसे ऊपर ये इफ़ डिफ़ाइन एफ डिफ़ाइन, ठीक है, ये मैं आपको फंक्शन छुड़वा के गया हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये आगे जब आएंगी तब ज़्यादा समझ आएगी प्रोग्राम्स के साथ। ऐसे अगर करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। अभी सिर्फ नॉर्मल चीज़ों का आप देख, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया।